आज का चैप्टर है एनआईएस क्लास 10th हिंदी 201 का चैप्टर नंबर 18 पार्ट 18 नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं ये, जो कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की लिखी हुई निबंध है। आपने देखा होगा कि बरसात के बाद बगीचे में घास पतवार बहुत बढ़ जाती है, घास फूस बढ़ जाता है। आप देखते हो मिट्टी पे। बरसात समाप्त होते ही माली उसे काट छाट कर सही रूप प्रदान कर देता है, मतलब काट के बिल्कुल अच्छे से सजा देता है। अगर माली घास ना काटे तो सोचिए बगीचे का क्या होगा। उसमें हमारा चलना फिरना भी दुभर हो जाएगा, हम उसमें चल फिर नहीं पाएंगे। इसी तरह हमारे मन में भी अच्छे विचार आते ही हैं, पर उनके साथ साथ कभी कभी बुरे विचार भी खर पतवार की तरह उग जाती हैं, जिसे काट कर हम अपने मन को शुद्ध और सुसंस्कृत बनाते हैं, मतलब एक अच्छे तरीके से सांस्कृतिक बनाते हैं। इसे ही मन को संस्कारित करना कहते हैं। इसे ही मन को संस्कारित करना कहते हैं। यह मनुष्यता का आदर्श भी है। आइए इस पाठ के माध्यम से हम इन्हीं बातों को समझने का प्रयास करते हैं। उद्देश्य क्या है चैप्टर का? मनुष्य द्वारा पशुता को दबाने के लिए किए गए प्रयासों का उल्लेख कर सकेंगे। संयम और अनुशासन जैसे गुणों का महत्व स्पष्ट कर सकेंगे। संयम क्या है? आप थोड़ा सा धीरज रखें, पेशेंस रखें, वो है। और अनुशासन क्या है? डिसिप्लिन है ना। ऐसी क्वालिटी जो है उस पर हम जो भी महत्व है, उसके फायदे हैं, उस पर हम स्पष्ट करेंगे। परिस्थितियों के अनुसार, मतलब हालात के हिसाब से उचित और अनुचित का भेद समझकर उसका वर्णन कर सकेंगे। हालात के हिसाब से क्या अच्छा है क्या बुरा है, अंतर करके, डिफरेंस करके हम समझ पाएंगे। फिर कह रहे हैं मानव सभ्यता के क्रमिक विकास। मानव सभ्यता का जो क्रम के हिसाब से विकास हो रहा है, उसके संदर्भ में मानवीय प्रवृत्तियों का विश्लेषण कर सकेंगे। मानवीय प्रवृत्तियां क्या, हम आगे पढ़ेंगे तो हमको समझ आ जाएगा। समस्या को विविध पहलुओं पर विचार करके समाधान के तरीकों का उल्लेख करेंगे, मतलब समस्या के क्या क्या पहलू हैं उस पर विचार करके समाधान करने का तरीका देखेंगे। सफलता और सार्थकता में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। सफलता क्या है, सार्थक होता है कितना अच्छा। नाखून क्यों बढ़ते हैं, मूल पाठ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हाशिए पे कुछ वर्ड मीनिंग लिखी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हो। अल्पज्ञ का मतलब होता है कम जानने वाला, दयनीय का मतलब होता है दया के योग्य, कमजोर, दंड तो सजा पता ही होगा, निर्लज लज्जा रहित, जिसको शर्म नहीं आती बेशरम कहते हैं। सेंध मतलब चोरी के लिए दीवार में किया गया छेद। बेहया बेशरम कहते हैं। अस्त्र मतलब हथियार होता है। प्रतिद्वंद्वी सामने आकर लड़ने वाला या विरोध करने वाला, मुकाबला करने वाला प्रतिद्वंद्वी होता है। देवताओं के राजा इंद्र होते हैं। वज्र मतलब होता है दधीची की हड्डियों से बना इंद्र का अस्त्र, ठीक है। पलीता बारूद लगी हुई डोरी। नखधर नाखून वाला, वंचित रहित। नखदंतावली नाखून और दांत पर निर्भर रहने वाला। तत्किम तो क्या, तब क्या, फिर। तो इसे आप याद कर सकते हैं, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो मूल पाठ स्टार्ट करते हैं हम। नाखून क्यों बढ़ते हैं। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न पूछ बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता मतलब जिसको ज़्यादा जानकारी नहीं है, वो पिता बड़ा दयनीय जीव होता है, दया वाला होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने दें तो माँ बाप अक्सर उन्हें डांटा करते हैं, पर कोई नहीं जानता कि अभागे नाखून, जिनका कोई भाग नहीं है ना, बेकार किस्मत है, नाखून क्यों इस प्रकार बढ़ा करते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे। काट दो, चुपचाप खत्म। निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। आखिर ये इतने बेहया क्यों हैं, मतलब नाखून काट दो फिर वापस ही निकल जाते हैं, है ना। निर्लज है, बेशरम है, बेहया है, क्यों इतने हैं। फिर कह रहे हैं कि कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था, वनमानुष था, जैसा था उसे नाखून की जरूरत थी। उसकी सुरक्षा रचने के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वे वही उसके अस्त्र थे, क्योंकि नाखून से सारा काम करता था। दांत भी थे, नाखून के बाद भी उसका स्थान था, मतलब पहले नाखून उसके बाद दांत। उन दिनों उसे जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंद्वी को पछाड़ना, मतलब सामने वाले को हराने के लिए। नाखून उसके लिए आवश्यक अंग था। नाखून उसके लिए आवश्यक अंग था। आगे पढ़ते हैं। फिर धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। पत्थर के ढेले और पेड़ की डालें कम में लाने लगा।
रामचंद्र की वानरी सेना के पास ऐसे ही शस्त्र थे। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। इन हड्डी के हथियारों में सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक था देवताओं के राजा वज्र। ठीक है, देवताओं के राजा वज्र का, जो दत्तजी मुनि की हड्डियों से बना था। मनुष्य और आगे बढ़ा, उसने धातु के हथियार बनाए मतलब जिनके पास लोहे के अस्त्र और शस्त्र थे। ये विजयी हुई, मतलब वो जीता, विजयी हुई इस अस्त्र से। देवताओं के राजा तक को मनुष्यों के राजा से इसलिए सहायता लेनी पड़ती थी कि मनुष्यों के राजा के पास लोहे के अस्त्र थे। असुरों के पास अनेक विद्याएं थीं, पर लोहे के अस्त्र नहीं थे, शायद घोड़े भी नहीं थे। आर्यों के पास ये दोनों चीजें थीं। आर्य विजय हुए। फिर इतिहास अपनी गति से बढ़ता गया। नाग हारे, सुपूर्ण हारे, यक्ष हारे, गंधर्व हारे, असुर हारे, मतलब राक्षस हारे। फिर उसके बाद कह रहे हैं लोहे के अस्त्रों ने बाजी मार ली। इतिहास आगे बढ़ा। पलीते वाली बंदूकें, पलीते का मतलब क्या होता है, जो धागे से निकालते हैं ना, आग जलाते हैं, तो पलीते वाली बंदूकें ने, कारतूसों ने, तोपों ने, बमों ने, बम वर्षक वायुयानों ने इतिहास को किस तरह कीचड़ भरे घाट तक घसीटा है, यह सबको मालूम है। नखधर मनुष्य एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है, पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। अब भी प्रकृति मनुष्य को उसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर रही है। आज भी वह याद दिला देती है कि तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही लाखों वर्ष पहले के नखदंतावलंबी जीव हो, मतलब नाखून और दांत पर निर्भर रहने वाले जीव हो, पशु के साथ एक ही सतह पर चरने वाले। तत्किम, मतलब तो क्या, तब क्या। मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने के लिए डांटता है। किसी दिन कुछ थोड़े लाख वर्ष पूर्व वह अपने बच्चों को नाखून नष्ट करने पर डांटता रहा होगा, लेकिन प्रकृति है कि अब भी नाखून को जिलाए जा रही है और मनुष्य है कि अब उसे काटता जा रहा है। वे कमबख्त रोज बढ़ते हैं क्योंकि वे अंधे हैं, नहीं जानते कि मनुष्य को उससे कोटि कोटि गुना शक्तिशाली अधिकार मिल चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता, उसके भीतर बर्बर युग का कोई अवशेष रह जाए। अब बर्बर का मतलब है जंगली युग। यहाँ पर हाशिए पे आप इसका मतलब देख सकते हो, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। कोटि कोटि का मतलब करोड़ों, बर्बर युग का मतलब होता है जंगली युग, सभ्यता पूर्व। अवशेष का मतलब होता है बचा हुआ। पांचवी वृत्ति का मतलब होता है जानवरों जैसी भावना। जीवंत मतलब जीतते रहना, जागते रहना, आनंदपूर्ण रहना। विनोद का मतलब आनंद होता है। वर्तुलाकार मतलब होता है गोल। उसके बाद आता है दंतुल। दंतुल का मतलब होता है दांत के आकार का। विलासी मतलब सुख सुविधा में जीने वाला। गौड़ देश मतलब बंगाल का एक भाग। दक्षिणात्य मतलब दक्षिण के निवासी। अधोगामिनी मतलब नीचे जाने वाली। मनुष्य योचित, मनुष्य के लिए उपयुक्त मतलब मानवीय। ठीक है, तो अब यहाँ से हम फिर वापस से स्टार्ट करते हैं। तो कह रहे हैं कि नहीं जानते कि मनुष्य को कोटि कोटि गुना शक्तिशाली, करोड़ों शक्तिशाली हथियार मिल चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता, उसके भीतर बर्बर युग, जंगली युग का कोई अवशेष रह जाए, यह उसे असह्य है, मतलब सह नहीं सकता। लेकिन यह कैसे कहूँ, नाखून काटने से क्या होता है? मनुष्य की बर्बरता घटी कहाँ है? वह तो बढ़ती जा रही है। मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड बार बार थोड़ी ही हुआ है, यह तो उसका नवीन रूप है। मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। ये उसकी भयंकर पांचवी वृत्ति, जानवर जैसी हरकतें के जीवांग प्रतीक है। जीवंत प्रतीक है मतलब जीता जागता सबूत है ये। मनुष्य की पशुता को जितनी बार काट दो वह मरना नहीं जानती। अब ये अंश 1 यहाँ से खत्म हो गया, पहला अंश खत्म हो गया। तो पहला अंश का एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको आगे दिया हुआ है। तो मैं एक काम करता हूँ, अभी पहले यही पढ़ लेता हूँ, फिर मैं आपको इसका अंश समझा दूंगा। वैसे यहाँ से अब तो समझ आ गया होगा आपको। आगे करते हैं। कुछ हजार साल पहले मनुष्य ने नाखून को सुकुमार विनोदों के लिए उपयोग में लाना शुरू किया। विनोद का मतलब आनंद के लिए उपयोग किया। वात्स्यायन के कामसूत्र से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था। उसने काटने की कला काफी मनोरंजन बताई गई है।
उनके काटने की कला काफ़ी मनोरंजक बताई गई है। त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, दंतुल आदि विविध आकृतियों के नाखून उन दिनों विलासी नागरिकों के न जाने किस काम आया करते थे। उसको है ना सिकथक मतलब मोम, और अलग मतलब आलता, है ना आलता जो लगाते नहीं नाखून में, वो से यज्ञपूर्वक रगड़ कर लाल और चिकना बनाया जाता था। गौड़ देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे। अच्छा आगे चलते हैं। बड़े बड़े नाखूनों को पसंद करते थे। नखों मतलब नाखून। दक्षिणावत लोग, साउथ के जो निवासी थे, छोटे नाखूनों को, अपनी अपनी रुचि है भाई, अपना अपना मतलब इंटरेस्ट है, देश की भी और काल की भी, लेकिन समस्त अधोगामिनी वृत्तियों और नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्योचित बनाया है। यह बात चाहूँ भी तो भूल नहीं सकता। मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी वैज्ञानिकों का निश्चित रूप मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्याजन्य सहज वृत्तियां रह गई हैं। दीर्घकाल तक उनकी आवश्यकता रही है। अतः शरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है कि वे वृत्तियां अनायास ही और शरीर के अनजान में भी अपने आप काम करती हैं। चलो अब यहाँ पर भी इसका पहले हिंदी हम देख लेते हैं। असहज जातियाँ मतलब जन्म के साथ उत्पन्न होने वाली विशेषताएं या गुण। ठीक है, चलो नाखून का बढ़ना उनमें से एक है, केश का बढ़ना दूसरा है, दांत का दोबारा उठना तीसरा है, पलकों का गिरना चौथा है। और असल में सहजात वृत्तियाँ अनजान की स्मृतियों को ही कहते हैं। स्मृति मतलब याद। हमारी भाषा में भी इसके उदाहरण मिलते हैं। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक मतलब बोली की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपने वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिलेगी। पर यह सोचता कौन है? सोचना तो क्या, इसे इतना भी नहीं पता चलता कि उसके भीतर नाखून बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। पशुत्व का मतलब जानवर। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। और यद्यपि फिर भी पशुत्व के चिन्ह उसके भीतर रह गए हैं तो वह पशुत्व को छोड़ चुका है। पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता। उसे कोई और रास्ता खोजना चाहिए। अस्त्र बढ़ने की प्रवृत्ति मनुष्यता की विरोधिनी है। ये सेकंड अंश आपका खत्म हो गया। अब थर्ड अंश देखते हैं। मेरा मन पूछता है किस ओर? मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है? पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर? मेरी निर्बोध, अब यहाँ पर निर्बोध का मतलब क्या है? मासूम। और व्यवहित का मतलब होता है व्यवहार या कार्य में लाई गई, ठीक है, अनिवर्तिता, पीछे चलने का भाव या अनुकरण। तो यहाँ से हम फिर से पढ़ते हैं। तो कह रहे हैं कि मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? ये हमारी पशुता की निशानी है। भारतीय भाषाओं में प्रायः ही अंग्रेजी के इंडिपेंडेंस शब्द का समानार्थक शब्द नहीं व्यवहृत होता। 15 अगस्त को जब अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे, देसी भाषा के पत्र स्वाधीनता दिवस की चर्चा कर रहे थे। इंडिपेंडेंस का अर्थ है अधीनता या किसी की अधीनता का अभाव, पर स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना। अंग्रेजी में कहना हो तो सेल्फ डिपेंडेंस कह सकते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ इतने दिनों तक अंग्रेजी की अनुवर्तिता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस की अधीनता क्यों नहीं कर सका? उसने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधीनता, उन सब में स्व का बंधन अवश्य रखा। मतलब ये जो वर्ड हमने 3 पढ़े, ये मतलब आज़ादी के लिए बोला जाता था, तो उसमें स्व का बंधन अवश्य रखा मतलब यह क्या संयोग की बात है। यह हमारी समूची परंपरा ही अनजान में हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होती रही। मुझे प्राणी विज्ञान की बात पर फिर याद आती है सहजात वृत्ति, अनजानी स्मृतियों का ही नाम है। स्वराज होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता, विचारशील नागरिक सोचने लगे कि इस देश को
सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। हमारे देश के लोग पहली बार यह सब सोचने लगे हों, लेकिन या ऐसी बात नहीं है। हमारा इतिहास बहुत पुराना है। हमारे शास्त्रों में इन समस्याओं के नाना भावों, कई तरह के भावों और नाना पहलुओं, कई तरह के पहलुओं से विचारा गया है। हम कोई नौसिखिए नहीं है जो रातों रात अनजान जंगल में पहुंचकर अरक्षित छोड़ दिए गए हैं, मतलब ऐसे ही छोड़ दिए गए हैं। फिर कह रहे हैं हमारी परंपरा महिमामयी, उत्तराधिकार विपुल और संस्कार उज्ज्वल है। हमारे अनजान में भी ये बातें हमें एक खास दिशा में सोचने की प्रेरणा देती हैं। यह ज़रूर है कि परिस्थितियां बदल गई हैं, उपकरण नए हो गए हैं और उलझनों की मात्रा भी बहुत बढ़ गई है। उलझन हो गया है, पर मूल समस्याएं अधिक नहीं है। भारतीय चित्त जो आज भी अधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, वह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। मतलब जो हमारे पुराने संस्कार थे उसी का फल है। वह स्वयं के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ सकता। अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की भारी विशेषता है। मैं ऐसा तो नहीं मानता जो हमारा पुराना है वो हमारा कुछ विशेष है, उससे हम चिपटे ही रहें। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। मरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। परंतु मैं ऐसा भी नहीं सोच सकता कि हम नई अनुसंधित्या के नशे में चूर होकर अपना सर्वस्व खो दें। अब यहाँ पर इसके वर्ड मीनिंग है, देख लो। अनुसंधित्या का मतलब होता है खोजने की ललत, अनुसंधान की इच्छा। सर्वस्व का मतलब होता है सब कुछ। मूढ़ का मतलब मूर्ख, हितकर मतलब कल्याणकारी, पूर्व संचित मतलब पहले से इकट्ठा किया हुआ, नाना अनेक प्रकार के। वर्ण का मतलब होता है ब्राह्मण। संयम का मतलब आत्म नियंत्रण, कंट्रोल करना। उद्भावित प्रकट, अविवेकी मतलब सही गलत की पहचान ना रखने वाला। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि हाँ, कालिदास ने कहा था कि सबसे पुराने अच्छे नहीं होते, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। भले लोग दोनों की जांच कर लेते हैं, जो हितकर होता है उसे ग्रहण करते हैं, और मूढ़ लोग दूसरों के इशारे पर भटकते रहते हैं। मूढ़ मतलब बेवकूफ़ लोग दूसरों के इशारे पर भटकते रहते हैं। सो हमें परीक्षा करके हित कर बात सोच लेनी होगी, और अगर हमारे पूर्व संचित भंडार में वह हितकर वस्तु निकल आए तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। तो तीसरा हो गया। चौथा स्टार्ट करते हैं हम। जातियां इस देश में अनेक आई हैं, बहुत सारी जातियां इस देश में आई हैं, लड़ती झगड़ती भी रही हैं, फिर प्रेम पूर्वक बस भी गई हैं। सभ्यता की नाना पीढ़ियों पर खड़ी और नाना ओर मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं थी। भारतवर्ष के ऋषियों ने अनेक प्रकार से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की थी, पर एक बात उन्होंने लक्ष्य भी की थी। समस्त वर्णों और समस्त जातियों का एक सामान्य आदर्श भी है। ठीक है, आगे चलते हैं। वह है अपने ही बंधनों से अपने को बांधना। चलो आगे चलते हैं। मनुष्य पशु से किस बात से भिन्न है, किस बात में भिन्न है? आहार निद्रा आदि पशु सुलभ स्वभाव उसके ठीक वैसे ही है जैसे अन्य प्राणियों के हैं, लेकिन वह फिर भी पशु से भिन्न है। उसमें संयम है, संयम मतलब समझते हो ना, पेशेंस है, दूसरों के सुख दुख के प्रति संवेदना भी है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। ये मनुष्य के स्वयं के उद्भावित बंधन है। इसलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। आगे चलते हैं। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है एवं वचन, मन एवं शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत आचरण मानता है। यह किसी भी जाति या वर्ण या समुदाय का धर्म नहीं है, यह मनुष्य मात्र का धर्म है। महाभारत में इसलिए निर्वैर भाव, सत्य और अक्रोध को सब वर्णों का सामान्य धर्म कहा है। यहाँ पर देखो फोटोज लगे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। गौतम ने ठीक ही कहा था
गौतम बुद्ध ने ठीक ही कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। ये आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अहिंसा, सत्य और अक्रोध मूलक धर्म का मूल उस यही है। उसका मतलब मूल। आगे चलते हैं। उसे आश्चर्य होता है कि अनजाने में भी हमारी भाषा में यह भाव कैसे रह गया है, लेकिन उसे नाखून के बढ़ने पर आश्चर्य नहीं हुआ था। अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है और आदमी ही है कि सदा उससे लोहा लेने को कमर कसी है। कमर कसना मतलब तैयार रहना। मनुष्य का सुख कैसे मिलेगा? मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? बड़े बड़े नेता कहते हैं वस्तुओं की कमी है और मशीन बैठाओ और उत्पादन बढ़ाओ, पर धन की वृद्धि करो और धन की वृद्धि करो, धन मतलब बढ़ाओ, और बाह्य उपकरणों की ताकत बढ़ाओ। एक बूढ़ा था, उसने कहा था कि बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मत मन से दूर रखो, मिथ्या मतलब झूठ को हटाओ, क्रोध और द्वेष, द्वेष का मतलब द्वैर भाव को दूर करो, मतलब सबको अपना बनाओ, अपना मानो, लोग के लिए कष्ट सहो, लोगों के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्मतोषण की बात सोचो, मतलब आत्म संतुष्टि की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। उसने कहा प्रेम की बड़ी चीज, प्रेम ही बड़ी चीज है क्योंकि वह हमारे भीतर है। उच्छृंखलता मतलब मनमानीपन पशु की प्रवृत्ति है, जो दिल करे वो कर लेता है। स्वयं का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं पता नहीं, उसे गोली मार दी गई। आदमी के नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति ही भावी है, मतलब ज्यादा है। मैं हैरान होकर सोचता हूँ बूढ़े ने कितनी गहराई में बैठकर मनुष्य की वास्तविक चरितार्थता का पता लगाया था। ऐसा कोई दिन आ सकता है जबकि मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई, क्योंकि पूंछ काम के लिए थी नहीं। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। शायद उस दिन वह मरणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा, मतलब ऐसे अस्त्र जो मारने वाले हों, विनाश करने वाले हों। तब तक इस बात से छोटे बच्चों को परिचित करा देना वांछनीय जान पड़ता है। आगे चलते हैं हम कि नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। बृहत्तर ज़्यादातर जीवन में अशस्त्रों को बढ़ने देना मनुष्य की पशुता की निशानी है और उनकी बाढ़ को रोकना मनुष्य की तकाजा है। चलो, मतलब तकाजा का मतलब अब तो काम वो टाइम हो चुका है पूरा। जैसे कहते हैं ना, उम्र का तकाजा है, उम्र की ज़रूरत है, मांग है। मनुष्य में जो घृणा है वो अनायास बिना सिखाए आ जाती है। वह पशुत्व की द्योतक है और अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। बच्चे यह तो जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती हैं। सफलता और चरितार्थता में अंतर है। मनुष्य मरणास्त्रों की संचयन से, बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को पा भी सकता है जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता का नाम दे रखा है। आडंबर मतलब ढोंग, दिखावा। परंतु मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए विशेष भाव से दे देने में है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस बांध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्व निर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। अब हम करते हैं बोध प्रश्न। पहला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुछ
लाख वर्ष पूर्व नाखून मनुष्य के लिए क्या थे? तो मनुष्य के लिए अनावश्यक अंग थे, मनुष्य की पहचान थी, सौंदर्य के प्रतीक थे, उपयोगी हथियार थे। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयोगी हथियार था ये। ठीक है, तो उपयोगी हथियार ये ठीक होगा। स्वाधीनता का शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? अपनी अधीनता। स्व मतलब होता है अपना, तो अपनी अधीनता सही होगा ये। सॉरी, अधीनता अधीनता हो गया, ये गलत हो गया, ये ग पार्ट इसका सही है। पशुता से आशय है, मतलब बुरी प्रवृत्ति से। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, आइए समझें। आपने यह पाठ पढ़ा, बहुत रोचक है पाठ। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस पाठ का आरंभ एक मासूम बच्ची की ऐसी जिज्ञासा से भरा है जिसका हमसे भी संबंध है। नाखून हमारे भी बढ़ते हैं, हम भी उन्हें लगातार काटते रहते हैं। बच्ची के प्रश्न का उत्तर ढूंढने के प्रयास में लेखक ने मनुष्यता की विकास प्रक्रिया का और मनुष्यता तथा पशुता के संघर्ष को हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया है। इस पाठ को ठीक से समझने के लिए 5 अंशों में बांटा गया है। अब यहाँ पर पहला अंश जो है, जो मैंने आपको बताया था, बच्चे कभी कभी चक्कर में से लेकर नहीं जानते, उसका ये आंसर है जो कि हमने पहले पढ़ रखा है, एक्सप्लेनेशन ले ली है। बाकी आपको चाहिए तो वीडियो को पॉज करके थोड़ी देर पढ़ लो आप। ठीक है, ठीक है, तो वीडियो को पॉज कर रहे हो कि आप बीच बीच में पढ़कर आगे चल रहे होंगे। तो आगे चलते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे भी पॉज। अब क्रियाकलाप 18.2 है, कह रहे हैं कि जिस प्रकार संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, उसी प्रकार क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ये क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। आगे देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। वह परसों आएगा। कब आएगा? परसों आएगा। शीला इधर उधर देख रही है। ठीक है, कहाँ देख रही है? इधर उधर देख रही है। प्रगीत धीरे धीरे आ रहा है। कैसे आ रहा है? धीरे धीरे। वह बहुत खाता है। बहुत यहाँ पर क्या है? ज़्यादा खाना खा रहा है। तो ये जो सारे वाक्य हैं यहाँ पर, सॉरी, जो भी शब्द यहाँ पर लिए गए हैं वाक्यों में, वो क्या है? क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए क्रिया विशेषण है। कह रहे पाठ में आए निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और उनके सामने विशेषणों के भाव को लिखिए। तो पहला है आगे बढ़ा। आगे बढ़ा, यहाँ पर आगे का मतलब क्या है? क्रिया विशेषण है। तो कौन सा? ये स्थानवाचक है, तो ये क्या है? स्थानवाचक। उसके बाद रोज बढ़ते हैं, समय की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? कालवाचक। अच्छा, नेक्स्ट क्या है आपका? जितनी बार, मतलब रिजल्ट आ रहा है, तो क्या कहेंगे हम? परिमाण। नंबरिंग है ना ये, तो ये क्या हो जाएगा? परिमाण। उसके बाद जातियां इस अनेक, यहाँ पर भी अनेक है, तो ये भी परिमाण हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका समस्या को सुलझाने अनेक प्रकार, यहाँ पर भी परिमाण हो जाएगा। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी, तो यहाँ पर सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? रीतिवाचक। क्या हो जाएगा? रीतिवाचक। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर रीतिवाचक। चलो, अंश 2 क्या कह रहे हैं? कुछ हजार साल पहले से लेकर मनुष्य की विरोधनी है। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे पढ़ सकते हैं, हमने इसका एक्सप्लेनेशन ले लिया है। बाकी इसको अच्छे समझने के लिए आप इसे पढ़ लो, वीडियो को पॉज कर लो, पढ़कर आगे आ जाओ। ठीक है, उसके बाद आ गया पाठगत प्रश्न 18.2। इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो अब सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर प्रश्न के उत्तर देने हमें। पहला है कि कौन सा विकल्प गलत है। तो लाखों वर्ष पूर्व मनुष्य दांत और नाखून, ये सही था। रामचंद्र जी की वानरी सेना, ये भी सही था। नाग सपूर्ण, यक्ष, गंधर्व, लोहे के अस्त्र, घोड़े, नहीं ऐसा तो नहीं था, ये तो गलत हो गया। देवताओं का राजा इंद्र, हाँ ये सही था। लेखक निराश क्यों होता है? तो मनुष्य द्वारा पशुता को जीत न पाने के कारण लेखक निराश होता है। आगे चलते हैं हम। सहजात वृत्तियां क्या होती हैं? तो
जन्म के स्थान व्युत्पन्न होने वाली प्रवृत्तियां। ठीक है, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट आंसर 3, मेरा मन पूछता है किस ओर से लेकर, तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। चलो वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ लो आप। ठीक है, पॉज कर लिया होगा आपने। चलते हैं आगे। अंशचार्य जातियां इस देश में से लेकर चरितार्थता का पता लगाया था। इसे पढ़ लें आप। आगे चलते हैं। चलते हैं आगे। अब पाठ्यगत प्रश्न 18.2 पहला है नए पुराने में से बेहतर को चुनने के लिए क्या करना पड़ता है। तो जांच परख करनी पड़ती है हमें। तो जांच परख आपका सही है। मरे हुए बच्चे को गोद में दबाए रखने वाली बंदरियां का उदाहरण देने का उद्देश्य क्या है। तो आप देखिए, पहला क्या, मोह ममता को बनाए रखना, परंपराओं का पालन करना, रूढ़ियों का मोह त्यागना। तो रूढ़ियों का मोह त्यागना सही है। चलो उसके बाद नेक्स्ट है, मनुष्य पशु से किस किस बात में भिन्न है। पहला, आहार में, निद्रा में, भय में या संयम में। तो संयम में भिन्न है, क्योंकि मनुष्य के अंदर संयम है। महात्मा गांधी ने किस बात पर अधिक बल दिया था, जो कि आपने एक्सप्लेनेशन में देखा होगा। नहीं देखा तो एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। ठीक है, तो उन्होंने आत्म संतोष पर बल दिया था। अब अंश 5 है यहाँ पर। एक ऐसा कोई दिन आ सकता है मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। ये पॉज करके पढ़ लीजिए आप। ठीक है, चलते हैं आगे। अब यहां पर प्रश्न है, आदमी की पूंछ झड़ गई क्योंकि, आदमी की पूंछ क्यों झड़ी थी, यह आप बता सकते हैं। पहला ऑप्शन है कम उपयोगी थी, अनुपयोगी थी और असुविधाजनक थी, पशुता की निशानी थी। तो अनुपयोगी थी। शस्त्रों की बढ़त को रोकना क्यों आवश्यक है, क्योंकि मानव कल्याण के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं हम। तीसरा, अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती हैं, क्योंकि उनसे मनुष्य का संघर्ष व्यक्त होता है। अब संदेश देखते हैं। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि प्रस्तुत पाठ में लेखक क्या कहना चाहता है। एक प्रश्न का उत्तर ढूंढने के क्रम में लेखक मनुष्य की अब तक की विकास यात्रा को हमारे सामने स्पष्ट कर देता। इस यात्रा में अनेक उतार चढ़ाव हैं, संघर्ष की प्रक्रिया है। एक तरफ मनुष्य को पशुता और तथा बर्बरता के लक्षण मिलते हैं, तो दूसरी तरफ इनसे मुक्ति के प्रयास भी मिलते हैं। द्विवेदी जी ऐसे मनुष्य का पक्ष लेते हैं जो मानवीय मूल्यों से युक्त सामाजिक हो, वही मनुष्य जीवन को चरितार्थ करने वाला मनुष्य होगा। ऐसे मनुष्य की उपस्थिति हमारे इतिहास और हमारी संस्कृति तथा परंपरा में बहुत पुराने समय से हो रही है। महात्मा बुद्ध से लेकर गांधी तक के उदाहरण हमारे सामने हैं। द्विवेदी जी चाहते हैं कि हम ऐसे महात्माओं से प्रेरणा लेकर सार्थक मनुष्य हो सकते हैं, मतलब काबिल मनुष्य हो सकते हैं। भाषा शैली देखते हैं, कह रहे हैं कि तत्सम शब्दों की प्रधानता मिलती है, जैसे बृहत्तर, आत्मतोषण, सहजात वृत्ति, वर्तुलाकार, नख दंतावलंबी, अधोगामिनी आदि। दूसरी ओर आम बोलचाल के शब्दों में हम बात करें तो उन्होंने विषय को सरल, सहज एवं स्पष्ट बना दिया है। जैसे झगड़े, टंटे, पछाड़ना, अभागे, बेहया, उसी तरह उनकी भाषा के मुहावरे और लोकोक्तियों के भी सुंदर प्रयोग हुए हैं, जैसे लोहा लेना, कमर कसना, कीचड़ में घसीटना। इस तरह से लेखक
निबंध में अनेक स्थानों पर छोटे छोटे शब्द पूछकर हमारी जिज्ञासा और उत्सुकता को निरंतर बनाए रखता है, लगातार एक्साइटेड बनाकर रखता है। जैसे मेरा मन पूछता है किस ओर, और उनके उत्तर विषय की ओर ही नहीं बढ़ते बल्कि समस्या का समाधान भी करते हैं। लेखक शब्दों को प्रयोग में अत्यंत सिद्ध हस्त है, मतलब बिल्कुल प्रूफ करके बातें चलते हैं। उसे कहने का ढंग है बिल्कुल निराला। इस तरह से इन्होंने कहा है कि आपने देखा कि निबंध में द्विवेदी जी ने एक बार भी महात्मा गांधी का प्रयोग नहीं किया, फिर भी उनकी विचारधारा का गहरा प्रभाव पाठ में दिखाई देता है। बिल्कुल आप समझ रहे होंगे। तो लेखक ने एक स्थान पर लिखा था बूढ़ा, है ना, तो बस यही एक शब्द गांधी जी की उपस्थिति और उनके प्रति आत्मीय श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त है। अब जो हमने वहाँ पर पढ़ा था, यहाँ पर गांधी जी की बात थी। द्विवेदी जी जैसे भाषा शिल्पी की इस तरह का प्रयोग करते थे, है ना। लेखक छोटे छोटे वाक्य लिखकर अपने विचारों को व्यक्त करता है। जैसे अल्प के पिता बड़ा दयनीय जीव होता है, तो दूसरी ओर विषय की विवेचना करते हुए लंबे लंबे वाक्य भी मिलते हैं। जैसे मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। कहीं परिभाषिक शब्दों के संदर्भ में लेखक सूत्रात्मक शैली का प्रयोग करता है। सूत्र एक तरह से फॉर्मूला करके, है ना, कुछ थोड़ी सी बातें बता के सारी बातें क्लियर कर दें, उसको हम सूत्रात्मक शैली कह सकते हैं। सहजात वृत्तियां अनजान की स्मृतियों को भी कहते हैं। अनजान याद होती हैं, उसको हम सहजात वृत्तियां कहते हैं। लेखक की दृष्टि अत्यंत पैनी और तथा गहरी है, तीखी नज़र हम कह सकते हैं। भारतीय संस्कृति का बड़ी गहराई से उन्होंने अध्ययन किया है। जैसे भारतीय चित्त आज भी अधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचते हैं, हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। मतलब आज भी स्वाधीनता, खुद अपना सोचते हैं। शब्दों का सटीक चयन और सांकेतिक अर्थ का स्पष्ट करना द्विवेदी जी की विशेषताएं हैं। ठीक है, तो गांधी जी की जो हत्या थी उसके संदर्भ में भी कहना था। क्या कहा था उन्होंने? बूढ़े की बात अच्छी लगी थी या नहीं पता नहीं, पर उसे गोली मार दी गई। आप कितने ही निबंध पढ़ लें, है ना, उसमें आपको विषय पर क्रमबद्ध विवरण मिलता है। सामान्यतः निबंध वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक और समस्या प्रधान होते हैं, किंतु निबंधों का एक प्रकार ललित निबंध भी है। इन निबंधों में कहानी जैसा आनंद आता है। इन निबंधों की शैली बहुत सहज, अनौपचारिक और आत्मीय होती है। ललित निबंध सृजनात्मक साहित्य की कोटि में आते हैं। क्रियाकलाप देख लेते हैं। कह रहे हैं कि निबंध को पढ़ते हुए आपने गौर किया होगा कि इनकी भाषा शैली है दूसरे लोगों से कुछ अलग तरह की है। किस प्रकार अलग है आप भाषा शैली के अंतर्गत जान चुके हैं। इस निबंध की भाषा की एक मुख्य विशेषता यह है कि थोड़े शब्दों में अधिक बात कही गई है, यानी इसमें ऐसे शब्द हैं जो पूरे वाक्यांशों, मतलब अनेक शब्दों के बदले प्रयुक्त हुए हैं। जैसे उदाहरण के लिए अल्पक का मतलब होता है कम जानने वाला, दयनीय दया, निर्लज और नक्तनता विलंबी। आगे चलते हैं। नीचे कुछ ऐसे वाक्यांश दिए हैं, है ना, पाठ में जो यूज हुआ उसके हम यहाँ पर लिखना है। तो पहला है, जिसे सही गलत, उचित अनुचित की पहचान ना हो। जिसे सही गलत, उचित अनुचित की पहचान ना हो उसे हम कहते हैं अविवेकी। अविवेकी कहते हैं। वे हथियार जो किसी को मारने के काम आए उसे कहते हैं मारणास्त्र। नेक्स्ट है आपका, बिना किसी कोशिश के, तो उसे अनायास कहते हैं। ये तो बहुत कॉमन वर्ड है। जिन्होंने अभी सीखना शुरू किया हो उसे कहते हैं नौसिखिया। किसी के भी अधीन ना होना अनधीनता कहते हैं, उसे हम कहते हैं अनधीनता। जन्म के साथ ही उत्पन्न होने वाली उसे कहते हैं उद्भावित। ठीक है, तो यहाँ पर इसे अरेंज करके लिखना था, हमने लिख दिया। अब कहते हैं कि आपने क्या सीखा, तो आपको पता ही आपने क्या सीखा। ठीक है, पॉज करके एक बार पढ़ लें। ठीक है, आगे चलते हैं हम। योग्यता विस्तार, तो यहाँ पर हजारी प्रसाद जी के बारे में लिखा हुआ है। 1907 में बलिया उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था। विश्वविद्यालय काशी में शास्त्री
परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने काशी विद्यालय में ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की थी। 40-50 तक द्विजी हिंदी भवन शांति निकेतन के निदेशक रहे। वहाँ उन्होंने गुरु देव जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे और आचार्य क्षिति मोहन सेन का सानिध्य उन्हें प्राप्त हुआ। 1950 में काशी आए और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। 1960 में पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभागाध्यक्ष का पद ग्रहण किया। द्विवेदी जी के लेखन की आधारभूत विशेषता है जिजीविषा। वे अपने लेखक में उपेक्षित परंपरा, सांस्कृतिक चेतना और जातीय परंपरा की सार्थकता को खासतौर पर रेखांकित करते हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं अशोक के फूल, विचार, वितर्क, कल्पलता, कुटज, आलोक पर्व, निबंध संकलन है, बाढ़ भर की है ना, आत्मकथा। इस तरह से ये सारे लिखे हुए इन्होंने। अब पाठांत प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 6 क्वेश्चन है, उसके बाद ये 7वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है और उसके बाद उत्तरमाला है। 7-8 के बाद उत्तरमाला। तो इसका आंसर मैं आपको शो कर देता हूँ यहाँ पर। तो पाठांत प्रश्न यहाँ पर है, लेखक के अनुसार प्राचीन काल में नाखूनों का बढ़ना अच्छा माना जाता होगा और अब नाखून काटना अच्छा माना जाता है। तो आपकी दृष्टि में इस अंतर का कम से कम एक कारण दीजिए। तो यहाँ पर कारण लिखा है पहले का, ठीक है, यहाँ तक मानता है तक। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आपका। अस्त्र शस्त्रों के बढ़ते हुए प्रयोग ने आम आदमी के जीवन को प्रभावित किया है। इस संबंध में आपके विचार जो है 100 शब्दों में लिखने थे। तो यहाँ पर अस्त्र से लेकर हथियारों के, उसके बाद ऊपर है, ऊपर चलते हैं हम, बारूद से लेकर जाय तक इसका आंसर है। चलो आगे नीचे चलते हैं हम। भारतीय संस्कृति में स्वयं के बंधन को क्यों आवश्यक माना जाता है? उदाहरण देते हुए अपने विचार को पुष्टि। तो यहाँ पर इसका आंसर ये रहा, भारतीय से लेकर जाता है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, गांधी जी किस किस प्रकार के सुखों को मानव जाति के लिए श्रेष्ठ मानते थे? क्या आप उनसे सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर देना है आपको। तो महात्मा गांधी से लेकर सुख आता है, उसके बाद हम सभी से लेकर मूल आधार है। 5वां क्वेश्चन है, आप ऐसे कौन से मानवीय मूल्य अपनाना चाहेंगे जिनसे आपका भविष्य निर्मित हो? वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर हम से लेकर विकास करते हैं। उसके बाद अब 6 क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है, पाठ में आए निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि इनका अर्थ स्पष्ट हो जाए। लोहा लेना, कीचड़ में घसीटना और कमर कसना। तो इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं, चलते हैं प्रश्न 7। त्व तथा ता प्रत्यय वाले 4 शब्द लिखिए। त्व प्रत्यय से ये 4 शब्द हैं, ता प्रत्यय से ये है। अब प्रश्न 8 है, इसमें कह रहे हैं कि पाठ से उदाहरण देते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी की भाषा शैली का एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर टिप्पणी लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं। नाखून बढ़ने के अतिरिक्त उल्लेख और किन बातों को अभ्यास से उत्पन्न सहज वृत्तियों की कोटि में रखता है? तो उत्तर ये हो गया। प्रश्न 2 है, लेखक ने किस वृत्ति के पशुत्व का चिन्ह और किसे मनुष्यता का चिन्ह बताया? तो आंसर ये हो गया। इस तरह से आपका तीसरा क्वेश्चन है और यहाँ से चौथा क्वेश्चन है। तीसरे का एक आंसर यहाँ, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर ये छठा आपका हो गया, छठे का का, फिर छठे का ख, फिर छठे का ग, फिर उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, उसका थोड़ा आंसर यहाँ है, भारतीय संस्कृति से लेकर दूसरों के द्वारा लगे। उसके बाद है बंधन की उपेक्षा से लेकर परिचायक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, लेखक पुराने तथा नए का सामंजस्य क्यों चाहते हैं? ठीक है, तो आंसर यहाँ पर है, आप लिख सकते हो। प्रश्न 6, कौन सा बंधन मनुष्य को मनुष्य बनाता है? तो उसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं हम। 7वां क्वेश्चन है यहाँ पर, उसका आंसर लिख रखा है मैंने। फिर 8वां क्वेश्चन, क्या ख 2 पार्ट है, तो क्या का थोड़ा सा यहाँ, फिर उसके बाद यहाँ से लेकर करना चाहता से लेकर मानवता नहीं, फिर ख है ज्ञान अंतर्निहित से लेकर ज्ञान प्राप्त करता है। एंड देन प्रश्न 9, लेखक ने नाखूनों को आधा क्यों कहा है? यहाँ तक आंसर है। फिर 10वां क्वेश्चन, लेखक का नाखून देखकर निराश क्यों हो जाता है? लेखक 11वां क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ का उद्देश्य क्या है? 12वां क्वेश्चन है, आशय स्पष्ट कीजिए घ तक, तो क्या यहाँ लिखा है, ख ग, फिर उसके बाद घ। चलो उसके बाद प्रश्न 13 काफ़ी बड़ा है,
उसका आंसर देख लेते हैं हम। फिर प्रश्न 14, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। तो यहाँ पर पढ़िए और क्या क्या गया उसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर उसके बाद प्रश्न 15 क्वेश्चन है, उसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।